नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, आज हम आप एक व्यवहारिक चर्चा पे वार्ता करेंगे। मुद्दा ये था कि कोरोना काल में जो आर्थिक स्थितियां उत्पन्न हुई उससे निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक तथाकथित पैकेज की घोषणा की गई, जो करीब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था। जब ये पैकेज घोषित हुआ तो इसमें स्टार्टअप, एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ की बात की गई कि इन सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए इतना पैसा विविध ऋणों के रूप में दिया जाएगा। लेकिन आज हालात क्या हैं? आज हालात ये हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद ना तो एमएसएमई सेक्टर को, खास करके नई इस्टेब्लिश होने वाली यूनिट्स को कोई लोनिंग बैंक कर रहे हैं, ना ही नए स्टार्टअप्स के लिए कोई भी ऐसा सहयोगी ठोस योजना बनी है और ना ही उनको लोन हो रहा है। प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकारी घोषणाएं मात्र दिखावा हैं या बैंकें अपनी मर्जी से चल रही। इस संदर्भ में मैंने और मेरी टीम ने पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक सहित कई बैंकों में ये जानकारी करनी चाहिए कि जब से ये पैकेज घोषित हुआ है तब से उन्होंने कितने लोन एमएसएमई नई यूनिट्स के लिए किए हैं या नए स्टार्टअप्स को उन्होंने लोन किया है, और क्या उनके पास में इस बाबत डायरेक्शंस हैं। तो बड़ी एक आश्चर्यजनक चीज़ सामने आई कि किसी भी शाखा प्रबंधक ने ये नहीं माना कि इस घोषणा को लेके कोई नीति निर्देशक उनको अब तक जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि साहब, बैंक का पैसा है, हमने सो कॉल्ड योजना को फॉलो करने के लिए अपने पुराने डेबिटर्स को ही हमने लोन अमाउंट बढ़ा दिया 10-15%। बड़ी अच्छी बात है, आपने लोन अमाउंट बढ़ाया, पर ये बताइए कि इस आर्थिक तंगी के दौर में जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स पैदा हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, जिनको इस समय आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, वो छोटी छोटी एमएसएमई की यूनिट्स जो नई इस्टेब्लिश हो रही हैं, अगर उनको आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाएगा तो फिर इस पैकेज का औचित्य क्या? एक चीज़। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्या ये आर्थिक पैकेज व्यवहारिक पैकेज है या ये भी केवल एक लोक लुभावना वादा है सरकार की तरफ से, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में बात की जाती है। हम बात करें, जब पहली बार भाजपा सरकार आई और जो उसका चुनाव घोषणा पत्र मैनिफेस्टो था, उसमें भाजपा सरकार ने यह वादा किया था कि 100 दिन के अंदर स्विस बैंकों में जमा पैसा भारत वापस आ जाएगा, और वो इतना पैसा होगा कि प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपए का अमाउंट आएगा। हालांकि बाद में इसको लोगों ने इस तरीके से भी डिफ़ाइन किया कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की थी। ऐसी घोषणा कहीं भी लिखा पढ़ी में नहीं है, परंतु ये उम्मीद की जाती थी कि वो इतना पैसा है स्विस बैंकों में कि उससे प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपए का कैलकुलेशन आ रहा था। और पिछले 7 सालों में, 7.25 सालों में क्या हुआ? स्विस बैंक में जमा धन 1.5 हो गया। बड़ा गंभीर और बड़ा गूढ़ प्रश्न है जिस पर विचार होना चाहिए कि यदि भारत सरकार अपने मैनिफेस्टो को लेके ईमानदार थी तो 100 दिन तो छोड़िए, 7 साल में वो पैसा नहीं आया। अच्छा, पैसा आना भी छोड़ दीजिए, अगर विदेशों में पैसा जाना रुका था तो ये पैसा 1.5 कैसे हो गया? क्या ये वो पैसा है जिस पे भारत सरकार को कर दिया गया? आम आदमी के ऊपर 10 रुपए की भी सरकार की उधारी हो तो सरकारी विभाग उस आदमी के मकान की नींवें खोद देते हैं। तो ये पैसा कैसे 1.5 बढ़ोतरी पे चला गया? ये बड़ा चिंताजनक विषय है। कहीं ऐसे लोक लुभावने भावनाओं पूर्वक मुद्दों के ऊपर सरकार हमारा भावनात्मक दोहन तो नहीं कर रही है, या इस सरकार की भी परपाटी पूर्ववर्ती सरकारों की तरीके से है? केवल लोगों को सब्ज बाग दिखाना, उनसे वोट हासिल करना, और उसके बाद में फिर वही ढाक के 3 पात। आपको याद हो, श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने से एक नारा चलता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, परंतु आज तक ना तो गरीब हटे और ना गरीबी। ठीक उसी प्रकार से 100 दिन में आने वाला तथाकथित विदेशी पैसा
7.5 साल में भी ना आ पाया, बल्कि ड्योढ़ा हो गया। और 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करने वाले आदरणीय मोदी जी, वो एमएसएमई और नए स्टार्टअप वाला पैसा कहाँ गया? आपकी बैंकें क्यों नहीं लोन कर रही हैं? क्या नीति निर्देश ऐसे लोनों को लेकर के भारत सरकार द्वारा जारी किए गए? क्या डायरेक्शंस फिनेंस मिनिस्ट्री ने इशू किए? क्या भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस आई? क्या ये गंभीर विषय नहीं है? क्या ये माना जाए कि शासन सरकार की बातों का कोई व्यवहारिक महत्व तो नहीं है, केवल घोषणाएं होती हैं? मित्रों, ये गंभीर विषय इसलिए है कि जिस तरीके से सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, जिस तरीके से पीएसयू सेल आउट हो रहे हैं, पैसे की कमी दिखा करके, मेंटेनेंस की कमी दिखा करके, तो कहीं ऐसे ये भी तो नहीं है कि आदमी को, केवल हिंदुस्तान के एक आम आदमी को गुमराह करने वाली बातें हों। भाजपा का आईटी सेल 2 मिनट के अंदर सारी बातों को लेकर बड़ा पॉजिटिव रुख अख्तियार कर लेता। आजकल मैं व्हाट्सएप पर एक देख रहा हूँ, निजीकरण के फेवर में भाजपा का आईटी सेल क्या दुहाई देता है कि सुबह उठ के आप जो ब्रश करते हैं वो ब्रश एक निजी कंपनी का बनाया हुआ होता है, जो पेस्ट करते हैं वो निजी कंपनी का बनाया हुआ होता है, जो जूते पहनते हैं वो निजी कंपनी की बनाई होती। अरे क्या आपको शर्म नहीं आती कि आपकी पीएसयू उस तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रही है जिस तरीके से निजी कंपनियां करती हैं? क्या सेल एकमात्र जरिया रह गया है? गौर करने की बात है। मैं एक छोटा सा उदाहरण कानपुर से लूँगा आपके साथ। कानपुर में 7 एनटीसी मिलें थी, एल्गिन नंबर 1, एल्गिन नंबर 2, स्वदेशी मिल, एनटीसी मिल, इस तरीके की 7 मिलें कानपुर शहर के मध्य में कार्य करती थी। और उस समय कानपुर को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था। और ये क्यों बंद हुई? केवल इसका एक कारण था कि सरकारी मिलें होने की वजह से यहाँ पर मैनेजमेंट आईएएस के हाथ में था, व्यवहारिक मैनेजमेंट कर्ताओं के हाथ में नहीं था। आप तुलनात्मक देखिए कि जहाँ कानपुर की एनटीसी मिलें बंद हुई, वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और उनसे लगे राज्यों की जो प्राइवेट टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो फल फूल रही है। तो हमारा आईएएस क्यों नहीं सफल हो रहा है? आप संविदा पे आम आदमी को रख रहे हैं, तो आईएएस के लिए भी तो संविधात्मक कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर 5 साल में कोई आईएएस का अभ्यर्थी अपनी क्षमता सिद्ध नहीं कर सकता है तो उसको आईएएस क्या, उसको रहने दिया जाना चाहिए? यह सारी बाध्यताएं केवल आम आदमी के लिए। कभी हम लोग इस विषय पर विचार करते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना ये थी कि माननीयों को इसलिए धन दिया जाए और इसलिए सुलभता, उनको सुगमता की जाए जिससे एक आम आदमी भी चुनाव लड़के राजनीति करके राजनीति में आ सके। आज उस भाव का क्या दोहन किया गया कि अरबपति करोड़पति भी 2-2 लाख रुपया जो है अपने भत्ते का उठा रहा है, सारी सुविधाएं उठा रहा है। क्यों भाई? क्या भारत के आम आदमी का पैसा जो वास्तव में वो टैक्स देता है विकास के लिए, क्या वो माननीयों की तनख्वाह और उनके पेंशनों पे जाना चाहिए? हम जनसेवक चुनते हैं, हम मनोनीत करते हैं, हम उनको नियुक्त नहीं करते हैं। जब नियुक्ति नहीं तो उनको पेंशन क्यों, उनको भत्ते क्यों? और उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं, लेकिन सुविधाओं का एक मानक होना चाहिए कि क्या सुविधा एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए मूल है। पुनः चर्चा पे वापस आते हैं। आपको इनकी चिंता है, आपको अपने सेकंड और फर्स्ट ग्रेड अधिकारियों की चिंता है, आपको नहीं चिंता है तो भारत के भविष्य की उन युवाओं की। स्मरण रहे कि जब मोदी फर्स्ट फेज की सरकार आई थी तो उस समय सबसे ज़्यादा झंडा भाजपा का लेके ये युवा वर्ग ही चला था। जिस समय भाजपा क्रूशियल स्टेज से गुजर रही थी, 13 दिन, 13 महीने, 5 साल, उस समय भाजपा का झंडा उठा के चलने वाला ये सवर्ण ही था, ये मध्यम वर्ग का व्यापारी ही था, ये मध्यम वर्ग का आम आदमी था। और आज केवल उसी का दोहन, उसी को कुचला जा रहा है। क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ये नहीं लगता है कि जिस वर्ग को ये इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये वर्ग इनके विरुद्ध जाए आने वाले समय में?
क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा एक हद से ज़्यादा नहीं भुनाया जा सकता। ये भाजपा को स्पष्ट समझ लेना चाहिए। 27 करोड़ की आबादी है अल्पसंख्यकों की। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के थिंक टैंक से, क्या वो समझते हैं कि वो 27 करोड़ की आबादी को माइनस करके भारत को एकल हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं? आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई हल्की आबादी नहीं है। हाँ, आप एक काम जरूर करेंगे कि अलगाव का जो फासला है इतना बढ़ा देंगे कि ये जो एक सामाजिक समरसता का भाव भारत के समाज में व्याप्त था वो अवश्य खत्म हो जाएगा। राम मंदिर 1 साल 2 साल 2 बार बनाने के लिए सरकारें बहुत था, अंततः आपको बनाना पड़ा। आप इससे स्पष्ट समझ लीजिए, अभी भी मौका है भाजपा के लिए। भाजपा को सोचना पड़ेगा, लघु और छोटी इकाइयों के लिए भाजपा को सोचना पड़ेगा, लघु और छोटे व्यवसायियों के लिए भाजपा को सोचना पड़ेगा, मध्यम वर्ग के लिए भाजपा को सोचना पड़ेगा, उस स्वर्ण वर्ग के लिए जिसने उस समय भाजपा का झंडा उठाया जब इसका झंडा उठाने को इस पार्टी का कोई तैयार नहीं था। और आज आप क्या कर रहे हैं? जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST पर कोई जजमेंट दे दिया, तो बिल लाने की ऐसी महती आवश्यकता क्या थी? आज तक सरकार स्पष्ट नहीं कर पाई। और क्या इस बिल को लाने के बाद क्या SC ST का उत्पीड़न या दोहन रुका? कितनों को दंडित किया? केवल सुगुफा बनाया। और उसका प्रत्यक्ष दुरुपयोग आपने देखा। आपको याद हो गाजियाबाद के कर्नल वाला केस, जिसपे SC ST पे बिल आने के 3 दिन के अंदर में ही एक मुकदमा एक हरिजन SDM ने लगाया, और उसके बाद में जब पूरी लॉबी लॉम बंद हो गई, क्या कहते हैं, एक सर्विसमैन की, तो उसमें आनन फानन जांच करके आपको कर्नल को छोड़ना पड़ा। साथियों, बड़ा गंभीर मुद्दा है। एक आम नागरिक होने के नाते सोचिए कि इन सरकारों की व्यवस्थाओं से हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता? हालांकि उसको पॉजिटिव लें तो एक तरीके से वो ये था कि साहब एक दिशा निर्देश था, आप स्वरोजगार स्थापित करें। तो मध्यम वर्ग के पास इतना पैसा कहाँ है कि वो अपना रोजगार स्थापित कर सके? बैंक के फाइनेंस नहीं कर रही हैं, आप घोषणाएं कर रहे हैं, बैंक के फाइनेंस नहीं कर रही हैं। मध्यम वर्ग का युवा बेरोजगार घूम रहा है। जो तथाकथित सरकारी नौकरी की आस थी, सारे PSU खत्म हो जाने से वो आस खत्म हो गई। अब एक सोचने वाली बात है कि अगर ये PSU घाटे के थे, सरकार को घाटा दे रहे थे, तो इनको प्राइवेट परचेजर क्यों खरीद रहा है? BSNL क्यों खरीदा जा रहा है? क्यों बिक रहा है? क्यों कोई खरीद रहा है? अगर ये नुकसान का सौदा था, भारतीय रेल ने अगर घाटा दे रही थी, तो ये क्यों बिक रही है और क्यों इसको कोई खरीद रहा है? हम आप इन्हीं मुद्दों पे अनवरत चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें लाइक करिए। नमस्कार।